हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आईआईएलएम यानी सीखे आईआईएलएम के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर आपको क्या मिलेगा फ़ायदा, जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने को नोट्स की आवश्यकता है, नोट्स की ज़रूरत है, तो हमारी कोचिंग ऐप जो साइड में आपको दिख रहा है, प्ले स्टोर पर जाइए, इसको सर्च कीजिए, कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी डिटेल्स बताइए एप्लीकेशन पर और आपको नोट्स, रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम आज जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, विद्युत रसायन। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन बेसिक देखा था और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल के अंदर भी मेनली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेनियल सेल के बारे में। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आपको पता होगा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। उसमें हमने दो तरीके के सेल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, हिंदी में सेम नाम यही रहेंगे। और एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघटनी सेल। तो इस चैप्टर को हम पहले दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। हम पहले मेनली बात करेंगे गैल्वेनिक सेल यानी कि वोल्टिक सेल के बारे में, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इक्वेशंस हम सीखने वाले हैं इसके अंदर आगे। बहुत थोड़ा अच्छा लंबा लेंथी पार्ट है, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में। देन फर्दर हम उसके अंदर चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सामने दिख रहा है आपको, गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। और इसका क्या मीनिंग था? गैल्वेनिक सेल क्या था? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था केमिकल में, या केमिकल को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल में, बताइए। तो गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जो क्या करते हैं, वो डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम जितने भी सेल यूज करते हैं, जितनी भी बैटरीज हम यूज करते हैं, वो अगर देखा जाए तो वो सब इस सीरीज के अंदर ही आने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा सेल बना होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है? डेनियल सेल। हिंदी में भी इसको हम क्या बोलेंगे? डेनियल सेल। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है, 11th क्लास की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, तो 8th चैप्टर के अंदर आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा। सेम डेनियल सेल पूरा के पूरा फंक्शन हम यहाँ पर वापस रिपीट करने वाले हैं। तो अगर आपने 11th में अच्छा पढ़ा है तो ये बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा, और नहीं अभी पढ़ा है अगर अच्छा, तो फिर भी हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं डेनियल सेल के बारे में। अच्छा, डेनियल सेल है क्या वैसे बेसिकली? आप मुझे एक बार बताइए कि आज हम जो आसपास हमारे जो भी साइंस को या टेक्नोलॉजी को हम इतना देख पा रहे हैं, क्या हमने ये एकदम तुरंत बना लिया था क्या? जैसे हम लेके मोटरसाइकिल, तो क्या हमने मोटरसाइकिल डायरेक्ट जो आज हमको दिख रही क्या वैसी बनाई थी, या हमने कुछ कुछ और चीजें बनाई थी बेसिक सी? तो हमने कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स हमने पहले बनाई होंगी। पहले हमने साइकिल बनाई होगी, साइकिल का भी शेप जो है वो आज के साइकिल से एकदम अलग होगा। तो कुछ ना कुछ सबसे पहला स्ट्रक्चरल यानी सबसे संरचनात्मक रूप से कोई ना कोई स्ट्रक्चरल यूनिट हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कोई भी यूनिट हम बनाते हैं। उसी तरीके से जितने भी आज हम बैटरीज और हम सेल यूज कर रहे हैं, वो सारे सेल और बैटरीज जो है कहीं ना कहीं डेनियल सेल के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये एक आपका कंसेप्चुअल बेसिक सा सेल है जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। इसको आप फिजिक्स के अंदर लेबोरेटरी में देख भी पाओगे। जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे तो फिजिक्स लेबोरेटरी में आपको डेनियल सेल देखने को मिल जाएगा। तो आज हम डेनियल सेल के बारे में बात करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, इसके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, और जितनी भी चीजें इसके अंदर हैं उन सबको एक एक करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा डेनियल सेल। अच्छा, डेनियल सेल को हम शुरू करने से पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या चीजें लेनी है इसमें, वो हम समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं संरचना। तो डेनियल सेल की संरचना या स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले लेते हैं दो कंटेनर्स। क्या लेते हैं हम? दो कंटेनर्स। तो आपको यहाँ पर दो कंटेनर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट वन ये है और सेकेंड ये है, ठीक है। इन दोनों कंटेनर्स के अंदर हम क्या करेंगे? 1m कंसंट्रेशन का ZnSO4, एक कंटेनर के अंदर हम डालेंगे ZnSO4 का सॉल्यूशन। एक कंटेनर में हम फिल करेंगे किसका? ZnSO4 1.0m कंसंट्रेशन का ZnSO4। और अदर कंटेनर के अंदर हम यूज करेंगे कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का सॉल्यूशन। क्यों यूज कर रहे हैं उसके भी रीजन है, वो हम आगे देखेंगे। डिटेल्स पूरी बात करने वाले, एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ये आपका CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक। कंटेनर फर्स्ट को हम हाफ सेल बोलते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट सेल है। तो कॉमन सी बात है, कंप्लीट सेल को आप हाफ करोगे तो इसको आप हाफ सेल फर्स्ट बोल देंगे, इसको हम हाफ सेल सेकंड बोलेंगे। हिंदी में अर्ध सेल फर्स्ट एंड अर्ध सेल सेकंड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ZnSO4 लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया? CuSO4। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जब हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो जनरली अच्छी कंडक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं? जिस भी मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसको उसी मेटल के सॉल्ट के अंदर क्या कर देते हैं? डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है। ये इलेक्ट्रोड किसका है? जिंक मेटल का। और जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है आपका? कॉपर मेटल का। इसमें कोई डाउट है? देखो, जिंक मेटल का था इसलिए हमने देखो सॉल्ट जो लिया है वो Zn
SO4 जिंक का ही सॉल्ट लिया है, यहाँ पर कॉपर मेटल था तो यहाँ पर भी हमने किसका सॉल्ट लिया है, CaSO4 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो हमने क्या करा, 2 कंटेनर्स लिए, कंटेनर्स के अंदर हमने एक में ZnSO4 डाला जिसको हमने हाफ सेल फर्स्ट नाम दिया, इस पूरे को कंप्लीट को बोलेंगे वैसे ना, और सेकंड में हमने CaSO4 का सॉल्यूशन लिया। कंसेंट्रेशन कितनी रखी हमने, 1.0 m। कंसेंट्रेशन आप समझते हैं अच्छे से, m का मीनिंग यहाँ पर मोलरिटी है। सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो बेल आइकन आई बटन को आप प्रेस करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर भी आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के आउटर सर्किट में, इसको हम बोलेंगे आउटर सर्किट, ठीक है। आउटर सर्किट में हमने क्या लगाई, कनेक्टिंग, ये हमने लगाया कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार, और यहां बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जो करंट के फ्लो के बारे में आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब होगा क्या, हमें करना क्या, मेन मोटिव हमारा क्या है कि केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मेन फोकस हमारा ये है कि इस जो एक्सटर्नल वायर हमारा है कनेक्टिंग वायर, इसके अंदर कैसे ना कैसे करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, यानी करंट फ्लो हो जाए, ये हमारा मेन मोटिव है इस सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कनेक्टिंग वायर ले लिया, इलेक्ट्रोड्स ले लिए। अब इसके अंदर हम एक चीज और लेंगे, वो हम लगाएंगे एक ग्लास ट्यूब यू शेप की, यू शेप की एक हम लगाएंगे ग्लास ट्यूब। इसके अंदर हम फिल करेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, AgCl ले लो आप, है ना, AgNO3, या AgCl की जगह आप KCl रख लेते, थोड़ा इजी रहेगा, KCl ले लो। इसके अंदर हम क्या फिल करके रखेंगे, ये एक पेस्ट फॉर्म में हम फिल करके रखेंगे इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, हिंदी में इसको हम बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, क्या इसका यूज है, वो भी हम इसके अंदर बात करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, हमने Zn को ZnSO4 में डिप कर दिया, Cu मेटल को CaSO4 में डिप कर दिया, इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने यहाँ पर यू शेप का ग्लास ट्यूब है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, और इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ फिल करके रखेंगे पेस्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। कोई भी हो सकता है, जैसे हमने KCl ले लिया, AgNO3 ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, कैसे ये वर्क करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो यहाँ पर देखिए Zn है और यहाँ पर कौन है, Cu। देखा जाए तो दोनों ही कौन है, मेटल है, बट Cu और Zn के अंदर जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब कह सकते हैं हम कि जिंक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो कॉपर से थोड़ी सी क्विक है, थोड़ी सी फास्ट है, ठीक। तो जैसे हम Zn को इसके अंदर डिसोल्व करते हैं, तो मुझे बताइए ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ऑलरेडी Zn+2 एंड SO4-2 आयंस होंगे, और यहाँ पर कौन से आयंस होंगे, Cu+2 एंड SO4-2, ठीक है। अब हम फंक्शन के बारे में बात करें, कैसे सेल काम करता है। तो हमने जैसे Zn को इसके अंदर डिप किया, अच्छा ये Zn जो होता है ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। क्यों करेगा वो भी हम देखेंगे, और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। और आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये मैंने लास्ट सेक्शन में बात कर ली थी। अब ये एनोड पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये भी देख लेंगे। हमने वैसे बात कर ली थी एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के केस में, अब यहाँ पर नेगेटिव केस होता है उसको भी देखते हैं। तो जैसे हम जिंक इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, क्विकली लूज कर देगा। 2 ही क्यों करेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए। जिंक का आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली वो लूज कर सकते हैं। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे यहाँ पर। और बताइए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है इसके पास में, ऑक्सीडेशन। और ये कौन है बताओ, एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जिंक को आप इसके अंदर डिसोल्व करोगे, डिप करोगे, तो जिंक यहाँ पर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, Zn+2 के अंदर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो इस रोड के अंदर अभी कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर वो आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जा सकते हैं, वो किधर जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। अब हमें मेनली करना क्या, करंट फ्लो करवाना है किसके अंदर, कनेक्टिंग वायर के अंदर। कॉमन सी बात है, बाहर ही लट्टू जलाना चाहते हैं, अंदर तो लट्टू जलेगा नहीं, लट्टू समझते हैं बल्ब, तो बाहर ही जलाना है। तो यहाँ पर हमको करंट फ्लो करना है। अब वो कैसे करेंगे उसको समझ रहे हैं हम। ZnSO4 ये वाला पहले से ये पहले से था, अभी जैसे हमने डिप किया तो Zn+2 आयन आया यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है अभी, रोड के अंदर। हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिर भेजना है, इस तरफ भेजना है। तो बताओ यहाँ पर क्या Copper+2 चार्ज है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी किस तरफ मूव करने की,
आउटर सर्किट में मूव करने की। समझना इसको। अब आप सोच रहे हो सर इधर ही क्यों भेजा आपने, यहाँ भी तो Zn+2 है ना। तो भाई यहाँ का Zn+2 से वापस वो मिल जाएगा तो कोई रिएक्शन होगी नहीं ना। हमने बोला जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भाई दूर ही जाएगा, उससे पास तो आने से रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, उधर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर दिख रहा है इसको। तो ये दो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से बात होने वाली। कॉपर+2 को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। और बताओ यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई भाई, रिडक्शन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने वाले। जितने भी दुनिया भर के सेल होते हैं, कोई भी सेल आप यूज करो, उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली वहां पर काम करती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो चुका है तो क्या करंट भी आ चुका है इसके अंदर। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा है तो 12th में पढ़ लिया होगा या आप पढ़ लोगे फिजिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन जो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो ये एरो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। यहां तक कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। और यहां पर कौन आ रहा था इसके पास में, कॉपर+2, यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव। हमने पहले ही सीख लिया था कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। तो ऑक्सीडेशन भी हो चुका है यहां पर और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन भी हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको। अब ये सेल कब तक काम करेगा, ये कब तक इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं आगे कि इसके डीमेरिट्स पॉइंट क्या है कि कभी ये सेल काम करना बंद करेगा। अब अगर सपोज कर हम यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते तो क्या ये सेल काम करता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, आपने जब भी पढ़ा है तो जब भी कोई करंट फ्लो होता है तो वो क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो होता है। अगर आप यहां से इसको ओपन कर दोगे तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा, क्या नहीं। तो यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगाने के क्या क्या रीजंस थे हमारे पास में, वो समझ रहे हैं हम। सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, करंट हमने फ्लो करवा दिया, लेकिन करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका इंटरनल सर्किट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इंटरनल आयन से ये भी इस तरह से इधर मूव होना की टेंडेंसीज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ये नहीं लगाते, एक रीजन तो ये आ गया सॉल्ट ब्रिज लगाने का। सॉल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर कि सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि सॉल्ट ब्रिज आपके इंटरनल सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, सेकंड रीजन क्या होगा, अगर सपोज करो यहां से लगातार Zn+2 आयंस इधर आते जाएं और यहां से इलेक्ट्रॉन लगातार वहां जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसी टेंडेंसी आएगी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। और जब यहां पर ये कॉपर इस जगह पर आके जमेगा, देखो यहां पर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और यहां पर थोड़ा सा कम होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ये कॉपर यहां जाएगा तो बताओ SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना। भाई किसी भी चीज को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको बढ़ा दो या साथ वाले को क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ पर Zn+2 चार्ज बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पर कॉपर+2 कम हो रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर बल्क में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP, यानी कि द्रव द्रव संधि विभव। बताओ पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, पोटेंशियल आ ही जाता है, विभव आ जाता है। विभवांतर आपने पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में विभवांतर आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब जब यहां लगातार पॉजिटिव बनता जाएगा और यहां नेगेटिव बनता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा था वो बाहर जाने के बजाय कहां जाएगा, वापस अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा मिल रहा है उसको, वहां पर पॉजिटिव कम हो गए, यहाँ पॉजिटिव क्या हो गए, ज्यादा। तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये वापस अंदर आने की कोशिश करेगा। तो क्या आपका सेल काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा। तो आपको ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है इसको आपको लगातार क्या करना है, कम करना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज, जिसके अंदर हमने कोई सॉल्ट डाल दिया, ये K+ और ये Cl-। होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो यहाँ से कौन आएगा, Cl- नीचे आ जाएगा, और यहाँ से कौन आ जाएगा, K+ नीचे आएगा। होगा क्या कि ये K इस जो एक्स्ट्रा Zn था, सॉरी ये Cl इस एक्स्ट्रा Zn+2 से रिएक्ट कर लेगा और ZnCl2 बना लेगा, और जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सेल के अंदर जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ताकि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यानी कि LLJP द्रव द्रव संधि विभव, जो कि एक विरोधी अपोजिट पोटेंशियल होता है, जो करंट के फ्लो को क्या करता है, बाहर सर्किट में अपोज करता है, उसकी वैल्यू को क्या करना है, हमको कम करना है। ये बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर ना जाके अंदर आ जाएगा, और अंदर तो कोई लट्टू आपने लगा नहीं रखा, तो अंदर लट्टू आप कहाँ जलाओगे, आपको जलाना कहाँ है, बाहर जलाना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव को हम लगातार कम कर सकें और ये नेगेटिव को हम लगातार कम कर सकें, इसलिए भी हम क्या लगाते हैं यहाँ पर
सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या होगा, इंटरनल सर्किट को पूरा करना है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी दोनों तरफ क्या करनी है, मेंटेन करनी है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना है। तो ये हमारा पूरा डेनियल सेल के बारे में बात हो गई। अब इसके अंदर एक चीज और है कि सर आपने बोला ये सेल है, तो हमने जो सेल के बारे में सुना है, सेल तो 2 वोल्ट का हो सकता है ना, 12 वोल्ट की बैटरी हमने देखी है। तो सर इस सेल का वोल्टेज कितना है, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ, इस सेल का वोल्टेज इसका होता है 1.10 वोल्ट। इसका जो पोटेंशियल होता है ई नोट सेल, वो कितना होता है 1.10 वोल्ट। बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मतलब सबसे स्टार्टिंग में हमने जो शुरू किया था वो यहीं से शुरू किया था, उसके बाद हम इसको यूज करते करते आगे बढ़े। तो 1.10 वोल्ट इसका क्या है, पोटेंशियल है किसका, डेनियल सेल का। एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि भाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है डेनियल सेल की स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना। स्टैंडर्ड कंडीशन भी एक अलग चीज होती है, आगे हम समझेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती है। तो 1.10 वोल्टेज होता है किसका, डेनियल सेल का। ठीक है बात। अब आगे देखें, सर ये सेल क्या लगातार काम करता जाएगा, जैसे हम जानते हैं हमारे सेल भी लगातार काम नहीं करते, कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। सिमिलरली ये सेल भी क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। वो टाइम कौन सा होता है, तो वो टाइम वो है जब ये कॉपर की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 0। भाई लगातार ये कॉपर यहाँ अकमलेट हो रहा है, यहाँ जमता जा रहा है। जब ये कॉपर ही खत्म हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा क्या, नहीं। तो जब ये कॉपर की कंसेंट्रेशन लगभग 0 हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूशन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, नया कंसेंट्रेशन के साथ नई सॉल्यूशन को फिल करोगे दोनों तरफ, और जब दोनों सॉल्यूशन को फिल कर दोगे तो सेल आपका वापस काम करना शुरू करेगा। तो ये आपका डेनियल सेल के बारे में बात हुई। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकूं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, आपने रिएक्शन देख ली, इस रिएक्शन को हम कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स फॉर्म में अगर लिखें तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। Zn का हुआ ऑक्सीडेशन, Cu का हुआ रिडक्शन, और इस पूरी रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, सिंपली रेडॉक्स। इसमें कोई दिक्कत है। अब इसको लिखने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, इन रिएक्शंस को हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आगे डील करने वाले हैं, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, इसमें डेनियल सेल के बारे में हमने ट्रिक की बात की थी, लोन की, LOAN। अब ये लोन की ट्रिक भी यहीं पे अप्लाई होती है, मैंने ये वाला रब कर दिया था, आप इसको देख लेना, है ना। यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड था, CuSO4 था। तो लोन के अंदर जो L होता है वो होता है लेफ्ट, बताओ लेफ्ट साइड यही है, लेफ्ट यही है ना भाई, ये लेफ्ट है ना। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो बताओ यहां पर क्या हो रहा था, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने रिएक्शन लिखी थी नीचे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, एनोड होता है ये रहा एनोड। A स्टैंड्स फॉर एनोड एंड N फॉर नेस्ट, नहीं N फॉर नेगेटिव। तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज था या नहीं था। तो ये हमारी लोन की ट्रिक भी है ना, डेनियल सेल की ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी। अब मैं बता रहा था आपको इसके अंदर के रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिएक्शंस को। तो ध्यान देना, हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को लगाते हैं इस तरीके से, 2 डंडे खींच देते हैं ऐसे, 2 डंडे समझो इसको, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। लेफ्ट साइड पे हम ऑक्सीडेशन को लिखते हैं, राइट साइड को हम रिडक्शन को लिखते हैं। और रिएक्शन को लिखने का शॉर्ट तरीका, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में तरीका क्या होता है, क्या बन रहा था बताओ, Zn से ऑक्सीडेशन में लेफ्ट साइड में हम किसको लिखते हैं, एनोड को, और यहाँ किसको लिखते हैं, कैथोड को। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर, ये हमेशा फिक्स होता है चाहे कोई भी सेल हो। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी थी, Zn से Zn प्लस 2। इसको कैसे लिखेंगे हम, Zn ये सॉलिड था, यहाँ बीच में हल्का सा थोड़ी सी तिरछी लाइन खींचेंगे, Zn प्लस 2, और इसके चरणों में लगाएंगे हम Aq, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर से Cu प्लस 2 से Cu प्लस 2 Aq एंड Cu सॉलिड। ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसमें सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है कि भाई लेफ्ट साइड वाला एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड वाला कैथोड है तो रिडक्शन होगा। रिएक्शन को आप हल्के से स्लैश टाइप से, सॉरी स्लैश के ऑब्लिक वाले जो आप सिंबल होता है उससे आप बताते हो। Zn से Zn प्लस 2 बना, कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना। अब Zn जो है ये S मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस। Aq मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन। तो Zn प्लस 2 जो मिलेगा आपको सोल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। Aq अगेन एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन, S फॉर सॉलिड, ठीक है। तो ये डेनियल सेल के बारे में सारी बातें हुई हमारे पास में। मैंने वोल्टेज भी आपको बता दिया, वोल्टेज कितना होता है,
10 वोल्ट है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक से हम कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा बोर ना हो लेक्चर में कि भाई बहुत लंबा लेक्चर हो गया पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो। छोटे छोटे लेक्चर लेके चलेंगे, टॉपिक्स लेके चलेंगे। तो ये हमारा आज डेनियल सेल पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, फंक्शन बता दिए सारे, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बता दिया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है अगर आपसे पूछें। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक चीज और है, अगर अगर पेस्ट फॉर्म होती है वहां पर क्या होती है, अगर अगर पेस्ट फॉर्म में सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को, यानी कि आप समझो कि आटा होता है, आटे की लई जिसे हम बोलते हैं ना, वैसा पेस्ट का हम कन्वर्ट करते हैं जिसको इसके अंदर फिल करके रखते हैं यूट्यूब के अंदर, सॉरी यूट्यूब क्या, ग्लास, यू शेप की ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डेनियल सेल हो गया। आई होप को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो जो भी कर सकते हो वो सब आपको करना है, और मोटिवेशन देते रहो ताकि हम लेक्चर्स बनाते जाएं। और कोई नया लेक्चर बनाना है, कोई दूसरी क्लास का, कोई 11th का स्टूडेंट देख रहा है, 11th का कोई लेक्चर बनाना है, अगर आप देख रहे हैं बुक्स को, 10th का कोई बनाना है, जो भी आप सजेशन देना चाहें आप सजेशन दे सकते हैं। नोट्स के लिए एप्लीकेशन पर आ जाएं, फटाफट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन कब मिलेगा देखने को, जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें। पुराने वीडियोस नहीं देखें तो आई बटन ऊपर दिख रहा है, वहाँ से जाके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।